तकनीकी कमी के कारण बार बार व्यवधान हो रहा है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अब पुनः जैसा कि इसके लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। जिन संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में भारतीय कला इतिहास एवं भारतीय विधा का अध्ययन किया जा रहा है, वहाँ भी इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधानों NRF द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्त प्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने की बात राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में कही गई है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी एवं क्राउड सोर्सिंग लोगों को भी व्यापक भागीदारी के साथ इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी, जिसमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल किए जाएंगे जो नवीन अवधारणाओं को सरल किंतु सटीक शब्द भंडार तय करने में सक्षम हो तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोशों को जारी रख सकें। विश्व में अन्य कई भाषाओं के सफल प्रयासों के उद्देश्य से इन शब्दकोशों के निर्माण के लिए अकादमी स्थापित की जाएंगी। इसका प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। अनुसूची 8 की भाषाओं के लिए अकादमियों को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार व्यापक पैमाने पर बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं को भी उनके अकादमिक केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही राज्य सरकारों के द्वारा ऐसे केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सभी भारतीय भाषाओं एवं उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का वेब आधारित प्लेटफॉर्म, पोर्टल, विकिपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर वीडियो, शब्दकोश, रिकॉर्डिंग एवं अन्य सामग्री अपलोड की जाएगी। जैसे लोगों द्वारा भाषा का बोलना, विशेषकर बुजुर्गों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को संरक्षित रिकॉर्डिंग की जाएगी। इन प्रयासों में योगदान देने के लिए देश भर के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, साथ ही जिससे वे इन प्लेटफॉर्म विकिपीडिया पर प्रासंगिक सामग्री जोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालय एवं उनकी शोध टीम के द्वारा देश भर के समुदाय के साथ वे काम करेंगे ताकि इन प्लेटफॉर्म को समृद्ध किया जा सके। संरक्षण के इन प्रयासों तथा जुड़े अनुसंधान परियोजना और उदाहरण के लिए इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और आदि को NRF द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्थानीय मास्टर्स तथा उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषाओं के संवर्धन एवं प्रयास तथा ये तभी संभव हो पाएंगे जब नियमित तौर पर इनका प्रयोग किया जाए। शिक्षण के अधिगम के लिए प्रयोग किया जाए। भारतीय भाषाओं में विभिन्न श्रेणियों में उत्कर्ष कविता एवं गद्य के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मैं श्री सोनू वर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उन्होंने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शीतल सर का। शीतल सर, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए प्रावधानों का उल्लेख किया तथा बताया कि किस प्रकार भारत सरकार अपनी नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषा और कला और संस्कृति का संवर्धन करना चाहती है और कला के माध्यम से जीवन में किस प्रकार बहार भरना चाहती है। चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज के अपने अगले विशेषज्ञ श्री अजीत कुमार राव, जो कि आज हमें नई शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा और जीवन प्रयत्न सीखना, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया जो जीवन प्रयत्न चलती है, जो कभी रुकती नहीं है, जिसका रुकने का नाम ही नहीं है, आज हमें उसके विषय में नई शिक्षा नीति में जो वर्णन किया गया है उसका विस्तार पूर्वक उल्लेख करेंगे। श्री अजीत कुमार राव, प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू सर। आदरणीय प्राचार्य सर, आदरणीय वरिष्ठ प्रवक्ता श्री वेदराम सर, आदरणीय वरिष्ठ प्रवक्ता श्री राजीव रंजन सर, प्रवक्ता साथीगण, निजी DLS संस्थान के साथीगण एवं प्रशिक्षु, हमारे संस्थान के प्रशिक्षुगण,
हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो टॉपिक है प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना। प्रौढ़ शिक्षा में देखा जाए कि जैसा हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों की एक नवीन दुनिया को खोल देती है, जो व्यक्ति को निजी और पेशेवराना दोनों ही स्तरों पर आगे बढ़ने में मदद करती है। समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति के रूप में काम करती है जो विकास हेतु किए जा रहे अन्य सभी प्रयासों की सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किसी देश की साक्षरता दर और उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में उच्चतर सहसंबंध होता है। साथ ही एक समुदाय का गैर साक्षर होने के कारण असंख्य नुकसान है, जिनमें बुनियादी वित्तीय लेन देन न कर पाना, प्रभावित मूल्य पर खरीदे गए माल की गुणवत्ता मात्रा की तुलना करना, नौकरियों, ऋण, सेवाओं आदि के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म भरना, समाचार मीडिया में सार्वजनिक परिपत्रों और लेखों को समझना, व्यापार को संप्रेषित और संचालित करने के लिए पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग करना, अपने जीवन और पेशे को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट और अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, दवाइयाँ, सड़क आदि पर दिशाओं और सुरक्षा निर्देशों को समझना, बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद करना, भारत के नागरिक के रूप में किसी के मूल अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पता होने, साहित्य के कार्यों की सराहना करने और साक्षरता की आवश्यकता से जुड़े मध्यम या उच्चतर उत्पादकता वाले क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर पाने में असमर्थता शामिल है। यहाँ सूचीबद्ध क्षमताएं उन परिणामों की सांकेतिक सूची है जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए नवाचारी उपायों के रूप में अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। भारत एवं विश्व भर में हुए व्यापक शोध, अध्ययन और विश्लेषण स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, संगठनात्मक संरचना, उचित योजना, पर्याप्त वित्तीय सहायता और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का उच्चतर गुणवत्तापूर्ण क्षमता संवर्धन के साथ साथ स्वयं सेवा और सामुदायिक भागीदारी और एकजुट होना प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता का प्रमुख कारक है। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं पर आधारित साक्षरता कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप न सिर्फ समुदाय के वयस्क जनों की साक्षरता में वृद्धि होती है, बल्कि इससे समुदाय में सभी बच्चों की शिक्षा हेतु मांग भी बढ़ती है। साथ ही सकारात्मक सामाजिक बदलाव और न्याय के लिए समुदाय की भागीदारी में भी बढ़ोतरी होती है। वर्ष 1998 में जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई तो यह मुख्यतः लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी और सहयोग पर आधारित था, जिसके परिणाम स्वरूप देश में 1991-2011 के दशक के दौरान महिलाओं के बीच साक्षरता सहित संपूर्ण साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और तत्कालीन सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श भी शुरू हुआ। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ एवं नवाचारी सरकारी पहल कदमियों, खासकर समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना तथा प्रौद्योगिकी
के सुचारू और लाभकारी एकीकरण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा ताकि 100% साक्षरता के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्र हो सके। सबसे पहले एनसीईआरटी के एक नए और सुसमर्थित घटक संगठन द्वारा एक उत्कृष्ट प्रौढ़ शिक्षण पाठचर्या ढांचा विकसित किया जाएगा जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए समर्थित हो ताकि साक्षरता, संख्यात्मकता, बुनियादी शिक्षण, व्यावसायिक कौशल आदि के लिए उत्कृष्ट पाठचर्या बनाने में एनसीईआरटी की मौजूदा विशेषज्ञता के प्रति अनुरूपता विकसित करने और उससे सामंजस्य रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा की पाठचर्या ढांचा तैयार होगा। इस पाठचर्या ढांचे में कम से कम निम्न 5 प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक के परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाएंगे, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जागरूकता, शिशु पालन एवं शिक्षा और परिवार कल्याण, व्यावसायिक कौशल विकास, स्थानीय रोजगार प्राप्ति के मद्देनजर बुनियादी शिक्षा प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के समकक्ष एवं सतत शिक्षा जैसे कला, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति, खेल, मनोरंजन आदि के अलावा स्थानीय शिक्षार्थियों की रुचि अथवा लाभ की दृष्टि में अन्य विषयों, उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशलों पर अधिक उन्नत सामग्री पर प्रौढ़ शिक्षा कोर्स। ऐसा करते हुए ध्यान भी रखा जाएगा कि कई मामलों में वयस्कों को बच्चों के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों की सामग्री की जगह भिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम पद्धतियों और सामग्री आवश्यकता होगी। दूसरा, उपयुक्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सभी इच्छुक प्रौढ़ों को प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन अधिगम प्राप्त हो सके। इस शिक्षा में एक महत्वपूर्ण पहल स्कूल के घंटों के बाद और सप्ताहांत पर स्कूल परिसरों का उपयोग, प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय स्थान जो जहां तक संभव हो आईसीटी से सुसज्जित होंगे और अन्य सामुदायिक भागीदारी और संवर्धन गतिविधियां के लिए किया जाना होगा। स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए और अन्य सामुदायिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के लिए अवसंरचनात्मक का साझाकरण, भौतिक और मानव दोनों संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ साथ इन 4 प्रकार की शिक्षा और उससे परे के बीच तालमेल बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन कारणों से उच्चतर शिक्षा संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों आदि जैसे अन्य सार्वजनिक संस्थानों के भीतर प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की भी शामिल किया जाएगा। तीसरा, प्रौढ़ शिक्षा ढांचे में सभी 5 प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा के लिए परीक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षणों, प्रेरकों की आवश्यकता होगी। मौजूदा स्तरीय संसाधन सहायता द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। समुदाय से योग्य सदस्यों उच्चतर शिक्षा संस्थानों के समुदाय से जुड़ने के मिशन के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों से भी प्रोत्साहित किया जाएगा। वे लघु अवधि के प्रशिक्षण कोर्स करें और स्वैच्छिक कार्यकर्ता के बतौर या तो व्यापक स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षक के रूप में या निजी शिक्षक ट्यूटर के रूप में काम करें। राष्ट्र के लिए इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। राज्य साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा की दिशा एवं प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए गैर सरकारी संगठन अन्य सामुदायिक संगठनों के साथ काम करेंगे।
चौथा, समुदाय के सदस्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग लें। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। जो सामाजिक कार्यकर्ता समुदायों में जाकर गैर नामांकित एवं स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों का काम लगाते हैं, उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं, उन्हें भी ऐसे अभिभावकों, किशोरों और इच्छुक लोगों के आंकड़े इकट्ठे करने का अनुरोध किया जाएगा। प्रशिक्षण ट्यूटर के तौर में रुचि रखते हैं। इसके उपरांत सामाजिक परामर्शदाता कार्यकर्ता इन लोगों की सूचना स्थानीय प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को देंगे एवं इन्हें इससे जोड़ेंगे। विज्ञापनों और घोषणाओं और गैर सरकारी संगठनों और अन्य स्थानीय संगठनों की गतिविधियों एवं विभिन्न पहलकदमियों के माध्यम से भी प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। पांचवा, समुदाय एवं शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकों तक पहुंच और उपलब्धता बेहतर करना आवश्यक है। यह नीति अनुशंसा करती है कि सभी समुदाय एवं शिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसी पुस्तकों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे जो कि सभी शिक्षार्थियों, जिसमें निःशक्त जन एवं विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करते हों। केंद्र एवं राज्य सरकारों ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरे देश में सभी को, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों के साथ साथ ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले भी शामिल हैं, पुस्तकों तक पहुंच हो। वह पुस्तकों का मूल्य सभी के खरीद सकने की सामर्थ्य अंदर हो। सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की एजेंसियां, संस्थान पुस्तकों की गुणवत्ता एवं आकर्षण बेहतर बनाने की रणनीति बनाने पर काम करेंगे। पुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता बेहतर बनाने एवं डिजिटल पुस्तकालय को अधिक व्यापक बनाने हेतु कदम उठाए जाएंगे। समुदायों एवं शिक्षण संस्थानों में जीवित पुस्तकालयों को बनाने एवं उनका सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए यथोचित संख्या में पुस्तकालय स्टाफ की उपलब्धता हो एवं उनके व्यावसायिक विकास के लिए उचित करियर मार्ग बनाने एवं करियर प्रबंधन डिजाइन करने की आवश्यकता है। अन्य प्रयासों में शामिल होंगे विद्यालयों के पुस्तकालयों को समृद्ध करना, वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण पुस्तकालयों एवं पठन कक्षों की स्थापना करना, भारतीय भाषाओं में पठन सामग्री उपलब्ध कराना, बाल पुस्तकालय एवं चल पुस्तकालय खोलना, पूरे भारत में और विषयों पर सामाजिक पुस्तक क्लबों की स्थापना व शिक्षण संस्थानों और पुस्तकालयों में आपसी सहयोग बढ़ाना। अंततः उपरोक्त सभी पहलों को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाएगा। सरकारी और परोपकारी पहलों के साथ साथ क्राउड सोर्सिंग एवं प्रतियोगिता के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प जैसे ऐप, ऑनलाइन कोर्स, मॉड्यूल, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें और आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे। कई मामलों में गुणवत्तापूर्ण प्रौढ़ शिक्षा का संचालन ऑनलाइन या मिश्रित मोड में किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के प्रौढ़ शिक्षा का मतलब ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को, खास तौर से जो समुदाय के जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग है, उनको शिक्षा प्रदान करना ताकि वो आसानी से अपने दैनिक जीवन की सारी चीज़ों का उपयोग कर सकें। जैसा कि हमने सब विस्तार से बताया कि वो आसानी से वस्तुओं को मोल भाव कर सकें, आसानी से किसी चीज़ों को समझ सकें, संचार के माध्यमों का समझ अच्छी हो। इस तरह से हमारे देश की जीडीपी में उनका योगदान होगा और हमारे समाज और देश की भागीदारी में इन सारे वर्गों का 100% योगदान रहेगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम करता हूं। इसके साथ मैं एक बार पुनः सोनू सर का स्वागत करता हूं कि आपने मुझे
प्रौढ़ शिक्षा पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत कुमार राव जी। आपने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखने की जो कला है उसके बारे में बहुत विस्तार से हमारे शिक्षक साथी, प्रशिक्षु और शिक्षा जगत से जुड़े हुए विद्वान लोगों को बताया। इसी क्रम में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उस पे अपने व्याख्यान से जो है आप लोगों को रूबरू कराने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे ही डाइट के प्रवक्ता साथी श्री अभिषेक भारद्वाज जी को, कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण के लिए क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या बातें उससे समाहित की गई हैं, उसके बारे में आप सब लोगों को बताएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री अभिषेक भारद्वाज जी को। आइए सर। थैंक यू विजयन सर, आपने मुझे इस नई शिक्षा नीति वेबिनार में बोलने का मौका दिया। मेरा जो टॉपिक है प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण, आज के समय में यह एक महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में इसका उपयोग आज हो सकता है। अगर देखा जाए तो आज विद्यालय फिर लॉकडाउन 1 साल पूरा होने के बाद खुला था, फिर लॉकडाउन की स्थिति में जा रहे हैं, विद्यालय बंद हो चुके हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो हमारे पास केवल एक ही साधन है, वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसका उपयोग कर करके हम अपने घर पे भी, अब बच्चे जो अपने घर पे हैं वहाँ पे भी अपने शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो वहाँ से सुलभ रूप से बच्चे कम से कम एटलीस्ट पठन पाठन प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण को नई शिक्षा नीति में क्या रोल है और किस तरीके से विकास करना है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस विषय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और आज यह अगर देखा जाए तो समय की मांग भी है कि इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो हम उसको बहुत आसानी से सामना कर सकें। तो प्रौद्योगिकी भारत और सूचना प्रसारण तथा अंतरिक्ष जैसे अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। आज अगर देखा जाए तो हमारा इसरो हुआ, DRDO हुए, सब सारे इंस्टीट्यूट IITs द्वारा जो डेवलप हो रहे हैं, या फिर न्यूपा के इंस्टीट्यूट द्वारा जो डेवलप हो रहे हैं, वहाँ से अगर देखा जाए तो चीज़ें आज काफ़ी ऑफलाइन से शिफ्ट होकर के ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गई हैं। तो इसको और अधिक मजबूत देने के लिए भी अगर देखा जाए तो नई शिक्षा नीति में चर्चा की गई है, जिसमें कि डिजिटल इंडिया अभियान पूरे देश में डिजिटल रूप से सशक्त समाज को में ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में मदद कर रहा है। डिजिटल इंडिया से हम सब रूबरू हैं। फिर इसकी अगर बात करते हैं तो यह किस प्रकार से शिक्षा में और प्रौद्योगिकी में क्या रोल निभाता है डिजिटल इंडिया या प्रौद्योगिकी का उपयोग, इस पर चर्चा किया जाएगा। अगर हम तकनीकी को समझने एवं इस्तेमाल करने वाले शिक्षकों एवं उद्यमियों की बात करें, जिनमें उद्यमी छात्र भी शामिल हैं, तो वहाँ पर हम एक बात करते हैं नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, लर्निंग मशीन, ब्लॉकचेन, स्मार्ट ब्लॉक बोर्ड, हस्त संचालित कंप्यूटर उपकरण, छात्रों के विकास के लिए एडेप्टिव कंप्यूटर टेस्टिंग और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा न केवल परिवर्तन होगा कि छात्र क्या सीखता है, वरन यह भी परिवर्तन होगा कि वो कैसे सीखता है। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों में भविष्य में भी प्रौद्योगिकी एवं शैक्षिक दोनों दृष्टि से व्यापक शोध की आवश्यकता होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अगला जो पॉइंट है वह है शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी
के सभी प्रकार के उपयोग और एकीकरण को समर्थन किया जाएगा। समर्थन देने की बात नई शिक्षा नीति करता है, जिसमें हम बृहद स्तर पर लागू करने और इसके प्रासंगिक संदर्भों में ठोस एवं प्रासंगिक मूल्यांकन, शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने और स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक मंच, अगर देखा जाए तो नेशनल एजुकेशन टेक्निकल फोरम का निर्माण किया जाएगा, जिसको NETF का है कहा गया है। NETF का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने और किसी क्षेत्र विशेष में उसके उपयोग से संबंधित निर्णयों को सुगम बनाना होगा। NETF यह कार्य शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, केंद्रों, राज्य सरकारों, अन्य हितधारकों को नवीनतम ज्ञान व अनुसंधान के साथ सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को एक दूसरे से साझा करने और परामर्श के अवसर प्रदान करके करेगा। NTF के निम्नलिखित कार्य होंगे। अगर NTF बनेगा तो क्या कार्य करेगा? पहला कार्य है इसका प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र एवं प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना। फिर अगर दूसरी बात करते हैं, इसका दूसरा उद्देश्य होगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण करना। तीसरा है इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना। और चौथा है अनुसंधान एवं नवाचार के लिए नई दिशाओं को स्पष्ट करना। यह हमारा NETF का उद्देश्य है। फिर अगर हम बात करते हैं तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी की तीव्रता से परिवर्तित हो रहे क्षेत्र को प्रासंगिक बनाने के लिए NETF विविध स्रोतों से, जिनमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आविष्कार को और उस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लोग सम्मिलित हैं, से प्राप्त प्रामाणिक डेटा में नियमित प्रवाह को बनाए रखेगा। शोधकर्ताओं के विविध वर्ग के साथ मिलकर के डेटा का विश्लेषण, डेटा एनालिसिस करना, ज्ञान एवं उसके प्रयोग तथा उस दिशा में सतत नए प्रयास सृजन को बढ़ावा देने के लिए NETF अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं, उद्यमियों और प्रौद्योगिकी को उपयोग में ला रहे व्यक्तियों के विचारों से लाभान्वित होने के लिए कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करेगा। मतलब कि लोगों को जागरूक करने के लिए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से व संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम ये कराने की बात करता है। फिर अगर हम बात करें प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य शिक्षण, अधिगम और आंकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, शिक्षकों की तैयारी एवं व्यावसायिक विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुंच को बढ़ाना, शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन, प्रशासन, उपस्थित मूल्यांकन संबंधित प्रक्रियाओं आदि सम्मिलित है। सभी सॉफ्टवेयर प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना। अगर देखा जाए तो आज हमारे पास मैक्सिमम बहुत सारे विषयों में सॉफ्टवेयर उत्पन्न बन गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रीजनल लैंग्वेज हैं जहाँ पर कि टीचिंग पेडागोजी को या पढ़ाने के ध्यान में रखते हुए हमारे पास अभी कमी है। तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति ने जो रीजनल लैंग्वेज है, उन रीजनल लैंग्वेज में भी सॉफ्टवेयर डेवलप की बात की गई है। खासकर इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के उपयोग शिक्षकों के व्यवसाय संबंधी विकास के लिए किया जा सकता है। दीक्षा के साथ साथ अन्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी और SCET को मजबूत बनाया जाएगा। स्कूलों के लिए शिक्षकों को उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम अभ्यासों में सामग्री को उपयुक्त रूप से शामिल कर सकें। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा, स्वयं, संपूर्ण स्कूली और उच्चतर शिक्षा में समन्वित किए जाएंगे और उसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग, समीक्षाएं शामिल होंगी ताकि कंटेंट विकासकर्ता प्रयोक्ता अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बना सके। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को अनिवार्य रूप से रूपांतरित करने में तेजी से उभरती परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब 1986 और 92 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, तब इंटरनेट के वर्तमान क्रांतिकारी प्रभावों का अनुमान लगाना कठिन था। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की इन तीव्र और युगांतकारी परिवर्तनों का सामना करने की असमर्थता इस तेजी से प्रतिस्पर्धी होती दुनिया में हमें खतरनाक और हानिकारक स्थिति और ले जा रही है।
आज कंप्यूटर ने उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो आज कंप्यूटर ने तथ्यात्मक और प्रयोगात्मक ज्ञान के, प्रक्रियात्मक ज्ञान के मामले में मनुष्य को काफी पीछे छोड़ दिया है। जब भी हमारी शिक्षा व्यवस्था उच्चतर स्तर की दक्षताओं के विकास के स्थान पर अपने विद्यार्थियों पर शिक्षण के सभी स्तरों पर ऐसे ज्ञान का अत्यधिक बोझ डालती रहती रहेगी, तब तक हम अगर इसके देखा जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से नवीन परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान का प्रारंभ या विस्तार किया जाएगा। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संदर्भ में बात करें तो एनआरएफ त्रिआयामी दृष्टिकोण अपना सकता है। जैसे कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान का प्रारंभ या विस्तार किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ाने की बात की गई है, एप्लीकेशंस का अनुसंधान करने की बात की गई है। स्वास्थ्य, कृषि एवं जलवायु संकट, वैश्विक संकटों की चुनौतियों को सामना करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधानों के प्रयासों को प्रारंभ करना की बात की करता है। फिर अगर हम देखें तो उच्चतर शिक्षण संस्थान न सिर्फ परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे बल्कि अत्याधुनिक क्षेत्रों में आरंभिक निर्देशात्मक सामग्री और पाठ्यक्रम ऑनलाइन पाठ्यक्रमों सहित तैयार करने के साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उनके प्रभाव का आकलन भी करेंगे। जब प्रौद्योगिकी स्तर की परिपक्वता प्राप्त कर लेगी, हजारों छात्रों के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थान इस प्रकार के शिक्षण और कौशल निर्माण के कामों को बढ़ाने के लिए आदर्श स्थिति में होंगे, जिसमें रोजगार परक तैयारी के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए और उन्हें बनाए रखने के लिए स्केलिंग और डी स्किलिंग के प्रति प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा। संस्थानों को कौशल और उच्चतर शिक्षा के साथ एकीकृत किए जा सकने वाले प्रशिक्षण देने के लिए संस्थागत और गैर संस्थागत भागीदारी को भी मंजूरी और स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। फिर हम बात करते हैं विश्वविद्यालयों का उद्देश्य लर्निंग मशीन जैसे क्षेत्रों, कोर एरिया, बहुविषयक क्षेत्रों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक क्षेत्रों में पीएचडी और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को कार्यक्रम प्रदान करना होगा। यह स्वयं जैसे मंचों की सहायता से इन क्षेत्रों में आधिकारिक पाठ्यक्रमों को विकसित कर उनका प्रसार कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि उच्च शिक्षण संस्थान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सहायता प्रदान करने के लिए कम विशेषज्ञता की मांग वाला क्षेत्रों जैसे डेटा एनोटेशन, इमेज क्लासिफिकेशन और स्पीच ट्रांसक्रिप्शन में लक्षित प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। स्कूली विद्यार्थियों को भाषा शिक्षण सिखाने के प्रयासों को भारत की विविध भाषाओं के लिए स्वाभाविक भाषा प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के प्रयास के साथ जोड़ा जाएगा। फिर हम बात करें जैसे जैसे परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां उभार रही हैं, स्कूलों और अग्रिम शिक्षा अत्यंत शक्तिशाली प्रभावी के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाने की और उसको परसीव करने के साथ ही साथ उससे संबंधित मुद्दों को हल करने की भी बात नई शिक्षा नीति में की गई है। जैसे अगर देखा जाए विद्यालय स्तर पर अध्ययन हेतु चर्या नैतिक और समसामयिक मुद्दों में NETF MHRD द्वारा चिन्हित अत्यंत प्रभावशाली प्रौद्योगिकियों पर चर्चा को भी शामिल किया जाएगा। सतत शिक्षा हेतु उचित दिशा निर्देशात्मक एवं विषर्मात्मक सामग्री भी तैयार की जाएगी। अगर हम बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी के लिए डेटा एक महत्वपूर्ण ईंधन है। आजकल देख रहे हैं कि डेटा जल्दी से फेसबुक से या ट्विटर से या व्हाट्सएप से गायब हो जाने की बात चलती है, कभी कभी आता है किसी भी प्राइवेट कंपनी द्वारा हो जाती है। तो डेटा हैकर को डेटा को सुरक्षित करने की बात भी कि डेटा हैकरों से इस डेटा को बचाने की बात भी नई शिक्षा नीति में किया गया है, जिससे कि अगर हम बात करें गोपनीयता के मुद्दों पर डाटा संरक्षण से जुड़े हुए सुरक्षा कानून और मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने
अति आवश्यक है। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, आधारित प्रौद्योगिकी विकास और प्रयोग से जुड़े नैतिक मुद्दों को उठाना भी आवश्यक है। शिक्षा इन मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अन्य परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी जैसे स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा अगर देखा जाए, जल संरक्षण, संवहनी खेती, पर्यावरण संरक्षण और हरित उपाय आदि हमारे जीवन जीने तथा छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के तरीकों पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। इन सभी शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसका मतलब अगर हम नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात करेंगे तो पाते हैं कि डेटा संरक्षण से लेकर के उसको एनालिसिस और संरक्षित और उस पर नियम कानून और बनाने की बात और मानकों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने की बात भी नई शिक्षा नीति में किया गया है। मेरा अब यहीं पे अपना टॉपिक समाप्त होता है। इसी के साथ आज के इस सत्र के संचालन को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोनू जी को आमंत्रित करता हूं और एक बार मैं पुनः अपने डाट के मुखिया डॉक्टर प्रवेश कुमार यादव सर, वरिष्ठ प्रवक्ता वेदराम सर और वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव रंजन सर और आज के इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता श्री सोनू जी को एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज मुझे इस विषय पर अपनी नई शिक्षा नीति को प्रेजेंट करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। प्लीज कम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिषेक भारद्वाज, प्रवक्ता समाज कार्य, जिन्होंने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण पर अपने व्याख्यान द्वारा हम सभी को नई शिक्षा नीति में दिए गए प्रावधानों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। मैं सोनू वर्मा स्वयं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अध्याय 24 ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर अपने बहुमुखी नई शिक्षा नीति में दिए गए प्रावधानों का उल्लेख आपके सामने कुछ समय के लिए प्रस्तुत करता हूँ। प्रिय प्रशिक्षुओं, साथियों, शिक्षक शिक्षिकाओं और शिक्षा से जुड़े समस्त सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षाविद, नई परिस्थितियाँ और वास्तविकताओं के लिए हमें नई पहल अपेक्षित होती हैं। जैसा हम सब देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों ने हाल ही में दिन प्रतिदिन वृद्धि हम देख रहे हैं। जब भी और जहां भी शिक्षा के पारंपरिक और विशेष साधन किसी को संभव न हो सके, वहां हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हों। इस संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित है। यह निर्धारित करने के लिए कि ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं, सावधानीपूर्वक और उपयुक्त रूप से तैयार किया गया अध्ययन करना होगा। साथ ही सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रियान्वित ICT आधारित पहलों को अनुकूल और विस्तारित करना होगा। तथापि आप देखते होंगे कि ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता है जब तक कि डिजिटल इंडिया जैसे अभियान को किफ़ायती कंप्यूटर उपकरणों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता है। यह जरूरी भी है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक विद्यालय में डिजिटल शिक्षा तभी अपनाई जा सकती है जब प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर या लैपटॉप की व्यवस्था की जाए। प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और
विकास उनका किया जाना चाहिए। पहले से ही यह माना जा सकता है कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली एक ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा, ऐसा आज वर्तमान में पॉसिबल नहीं है। अगर हमें एक अच्छा प्रशिक्षक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तैयार करना है तो उसका हमें एक अच्छा सा प्रशिक्षण भी देना होगा। अध्यापन में आवश्यक परिवर्तनों के अलावा ऑनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में कई चुनौतियां सामने आती हैं, जिनमें ऑनलाइन परिवेश से पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार से संबंधित सीमाएं, नेटवर्क, जैसे कि समय समय पर नेटवर्क गायब हो जाता है, तकनीकी समस्या आती हैं, बिजली के व्यवधान से जूझना और अनैतिक प्रथाओं को रोकना शामिल है। कुछ प्रकार के पाठ्यक्रम यानी विषय तो ऐसे हैं जैसे प्रदर्शन कला और विज्ञान, व्यवहारिक, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में इनकी अपनी ही कुछ सीमाएं हैं, जिन्हें नवीन उपायों के साथ कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता, तब तक यह सीखने के सामाजिक, भावात्मक और साइकोमोटर आयामों पर सीमित फोकस वाली एक स्क्रीन आधारित शिक्षा मात्र ही बनकर रह जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रौद्योगिकी में या डिजिटल शिक्षा में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होता है। इन सभी समस्याओं को जब हम दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते हैं तब हम ये पाते हैं कि डिजिटल शिक्षा तभी महत्वपूर्ण है जब हम इन समस्याओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लें। डिजिटल प्रौद्योगिकी उद्भव और स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को देखते हुए यहाँ पर ये नीतिगत निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं की सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में की गई है। जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन, ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करने के लिए उसे शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए और छात्रों को उपकरणों की आदत, ई कंटेंट का सबसे पसंदीदा प्रारूप आदि विषयों का अध्ययन करने के लिए भी इसके साथ साथ प्रमुख अध्याय संचालित करने के लिए NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IIT, NIT आदि जैसी उपयुक्त एजेंसियों की पहचान की जाएगी। इन पायलट अध्ययनों के परिणामों को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाएगा और निरंतर सुधार के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, भारत के क्षेत्रफल, विविधता, जटिलता और डिवाइस अर्धबोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर विकसित सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग कई प्लेटफार्मों और पॉइंट सॉल्यूशंस द्वारा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के साथ पुराने न हो जाएं। ऑनलाइन शिक्षण मंच पर और उपकरण, यानी कि जब हम डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं तब वहाँ शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए भी शिक्षकों को सहायक उपकरणों के एक संरचित उपयोगकर्ता अनुकूल विकसित सेट प्रदान करने के लिए स्वयं एवं दीक्षा ऐप जैसे उपयुक्त मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार और अधिक किया जाना चाहिए। वर्तमान महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए दो तरफा वीडियो और दो तरफा ऑडियो इंटरफेस जैसे उपकरणों की वास्तविक आवश्यकता है। प्रिय शिक्षक साथियों और प्यारे प्रशिक्षकों, आप सब जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के कारण आज ऑनलाइन कक्षा संचालित की जाती है, परंतु ये ऑनलाइन कक्षा संचालित एक तरफा होती हैं, जिसमें केवल एक अध्यापक द्वारा ही संचार किया जाता है। दूसरी तरफ छात्र केवल एक मूक बधिर बनकर रह जाता है। इसी प्रकार सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपोजिटरी और प्रसार, इसके लिए हमें कोर्स वर्क, लर्निंग गेम और सिमुलेशन जैसे वर्चुअल रियलिटी के निर्माण सहित कंटेंट की डिजिटल रिपोजिटरी विकसित करनी होगी।
डिजिटल अंतर को कम करना। हम देखते हैं कि अभी भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो डिजिटल शिक्षा से तो बहुत दूर, शिक्षा से भी नहीं जुड़ा है। उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी बात है। मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों को छात्रों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न भाषाओं में 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्चुअल लैब बनाने के लिए दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण, व्यवहारिक और प्रयोग आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो। SEDG छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट, उपयुक्त डिजिटल उपकरण पर्याप्त रूप में देने की संभावना पर विचार किया जाएगा और उन्हें विकसित भी किया जाएगा। जैसे कि नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा पर बहुत अधिक प्रेशर यानी कि प्रभाव डाला जा रहा है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन। डिजिटल इंडिया तभी कारगर होगी या डिजिटल शिक्षा तभी कारगर होगा जब प्रत्येक शिक्षक को डिजिटल इंडिया से या डिजिटल शिक्षा से कि आगे आने वाले समय में सभी प्रकार किया जाएगा। सीखने के मिश्रित मॉडल वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए तथा छात्रों के लर्निंग अधिगम को बढ़ाने के लिए डिजिटल शिक्षा व शिक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही परंपरागत व्यक्तिगत रूप से आमने सामने सीखने के महत्व को भी पूरी तरह से स्वीकार किया जाएगा। मानकों को पूरा करना। अब बात आती है कि जब डिजिटल शिक्षा को संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा, जैसे जैसे डिजिटल इंडिया, डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा पर शोध सामने आ रहे हैं, हम देख रहे होंगे कि डिजिटल शिक्षण के लिए सामग्री, प्रौद्योगिकी और शिक्षा शास्त्र के मानक स्थापित करने होंगे। ये मानक विभिन्न राज्यों, बोर्डों, स्कूलों और स्कूल की परिसरों, उच्चतर शिक्षण संस्थानों आदि द्वारा ई लर्निंग के लिए दिशा निर्देश तैयार करने में मदद करेंगे। अब बात आती है कि जब विश्व स्तरीय हम डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराएंगे तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल कंटेंट, सामग्री और क्षमता का निर्माण करने के लिए हमें एक निर्मित इकाई का सर्जन करना होगा। शिक्षा में प्रौद्योगिकी को गंतव्य न होकर एक यात्रा के समान बनाना है और नीतिगत उद्देश्यों को लागू करने के लिए विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु क्षमता की आवश्यकता हमें अधिक होगी। बात हम स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थान दोनों में ई शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के करते हैं, तब मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना संपूर्ण देश में की जाएगी। क्योंकि प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही है और समाज में तेजी से फैल भी रही है, इसे ध्यान में रखते हुए उच्चतर गुणवत्ता वाले ई लर्निंग जैसे कंटेंट को वितरित करने के लिए एक विभिन्न विशेषज्ञों का पैनल की आवश्यकता है। इसलिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसे समाधान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जो न केवल भारत के आकार, उसकी विविधता और इक्विटी की चुनौतियों को हल करने के साथ ही साथ बल्कि तेजी से उसमें हो रहे प्रौद्योगिकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाए, जिसका कुछ भाग प्रत्येक वर्ष बीतने के बाद फिर से वो और नया रूप धारण करे। अतः इस केंद्र में प्रशासन, शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षा, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, ई गवर्नेंस आदि के क्षेत्र में जुड़े बहुत बड़े विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। तो प्रिय प्रशिक्षकों, शिक्षक साथियों, शिक्षा से जुड़े तमाम विशेषज्ञों, हम सब देख रहे हैं कि
शिक्षा में डिजिटल शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आज हम इस वेबिनार की ही बात करें तो हम देखेंगे कि आज हम यहाँ अपने प्रशिक्षण संस्थान में बैठे एक बहुत बड़े वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आप सभी कई हजार प्रतिभागी इस वेबिनार में जुड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस डिजिटल और प्रौद्योगिकी शिक्षा का ही रूप हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीति है, तो हम आने वाले समय में यही देखेंगे कि आज प्रत्येक बच्चा जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, तो वो समय अब दूर नहीं जब सभी के हाथों में डिजिटल शिक्षा होगी और प्रत्येक देश यानी कि हमारा देश जो है डिजिटल इंडिया के नाम से संबोधित किया जाएगा। जैसे कि हम सब हमारे लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वो एक इसी शिक्षा का भाग है। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और क्योंकि समय हो चुका है, अब मैं श्री नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। हमें जो है इस नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर बहुत अधिक फोकस करना है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री राशिद जी को, राशिद अली, प्रवक्ता अंग्रेजी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कि वे आएँ और अपने उल्लेख और व्याख्यान द्वारा नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी तथा किस प्रकार से नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा उसका उल्लेख करेंगे। श्री राशिद अली, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कांठ, मुरादाबाद।